नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू, मेरे साथ मेरे सहयोगी चांदनी हैं और इस पूरे 1 घंटे हम आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हालचाल बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने वाले हैं। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग लोक भवन ऑडिटोरियम में होगी। सीएम पौने 11 बजे फिल्म देखेंगे। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ मानुषी छिल्लर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी और ये मानुषी की डेब्यू फिल्म है। दोनों स्टार हाल ही में फिल्म की सफलता के लिए काशी विश्वनाथ की पूजा के लिए वाराणसी गए थे। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का निर्देशन चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है। तो अक्षय कुमार की फिल्म देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज पौने 11 बजे मंत्रियों के साथ ये फिल्म देखेंगे और फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। लोक भवन में स्पेशल ये फिल्म देखेंगे। सुबह 10:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखेंगे। कल दिल्ली में भी हमने देखा था अमित शाह और बाकी मंत्री भी पहुंचे थे पृथ्वीराज चौहान देखने के लिए। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंचने वाले हैं फिल्म पृथ्वीराज देखने। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बुधवार को सम्राट पृथ्वीराज फिल्म देखी है। शाह ने अपने परिवार के सदस्यों, कई केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों और कुछ मेहमानों के साथ मध्य दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में मूवी देखी है। फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर भी मौजूद थे। फिल्म के बाद दर्शकों से बात करते हुए शाह ने कहा कि भारत सदियों से बाहरी आक्रमण के खिलाफ लड़ रहा है। शाह ने कहा कि पृथ्वीराज ने देश की संप्रभुता और भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। तो वहीं अक्षय कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शाह के साथ पिक शेयर करते हुए लिखा, मेरे लिए बहुत ही भावुक और गर्व की शाम। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सम्राट पृथ्वीराज देखी, इसके लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उनकी हमारी पहली फिल्म के लिए प्रशंसा ने हमारी मेहनत को सफल कर दिया है। हमेशा आभारी रहूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नीलू। बात प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कर लेते हैं। बिल्कुल, तो प्रियंका लखनऊ दौरे पर हैं और आज उनका दौरे का दूसरा दिन है। प्रियंका आज चिंतन शिविर में आखिरी दिन मीडिया से बातचीत कर सकती हैं। प्रियंका पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को मायूस होने के बजाय एक बार फिर संघर्ष के रास्ते पर चलने की सलाह दी है। कांग्रेस की नव संकल्प कार्यशाला में प्रभारी प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने की कोशिश की। प्रियंका ने अजय लल्लू समेत तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की, साथ ही मायूसी छोड़ने को कहा। ये सच है कि जी जान से लड़ने के बावजूद हम बुरी तरह हारे और इस सच्चाई से हम पीछे हट नहीं सकते। लेकिन ये मायूस होने का समय नहीं है। 3 महीने बीत गए हैं, मैंने आपको मायूस रहने का कुछ समय भी दे दिया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर भी तंज कसा और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर लड़ाई लड़ने को कहा। अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया। जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। तो वहीं बात कर लेते हैं, ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। सोनिया गांधी से 8 जून को पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी को 2 जून को बुलाया गया है। गांधी परिवार के खिलाफ ईडी के समन के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दिया। उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने निराधार करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद ही मोर्चा संभाला और पलटवार किया। आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो
बेल उठवा लो ना। और कल यानी शुक्रवार को लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इससे पहले बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा भी लिया। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए के निवेश से 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि तैयारियों को समय पर पूरा किया जाए और कहीं कोई कोर कसर न रह जाए। जिले के अधिकारियों ने भी सेरेमनी को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लखनऊ प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम कर लिए हैं। इसी की तैयारियों के लिए पूरे शहर की साफ़ सफाई एवं सजावट की जा रही है। हमारे ट्राई कलर जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके ट्राई कलर में पूरे शहर को भी सजाया जा रहा है। विशेष रूप से हर जगह की साफ़ सफाई, वहाँ की पेंटिंग्स, इसके अलावा जो भी हम थीम रखे हैं वो थीम ट्राई कलर पे है। रात्रि में एक विशेष उत्सव के रूप में रहे, क्योंकि हमारे कई सारे माननीय इन्वेस्टर्स, कई सारे माननीय अतिथिगण देश के एवं अन्य क्षेत्रों से भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्यसभा की सभी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय। 12वें प्रत्याशी मौनी बाबा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बीजेपी के 8 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। एसपी के 3 प्रत्याशी चुने जाएंगे निर्विरोध। यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। और सीएम योगी ने मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर पूरे उनकी जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने साफ किया कि पहले की सरकारें सिर्फ नारे लगाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। तो 8 साल मोदी सरकार के, और इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से इन 8 सालों में जनता के लिए कामकाज किया गया। गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लग तो रहे थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास इन 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। और अब बात आजम खां की भी कर लेते हैं। 27 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खां से कल एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की और ये मुलाकात दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में हुई है। और इससे पहले आजम खां के जेल में रहते हुए अखिलेश ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। जेल से बाहर आने के बाद भी अखिलेश ने आजम खां से मिलने के लिए कोई खास उत्साह नहीं दिखा। ऐसे में अचानक इस सियासी मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आजम खां मान गए और समाजवादी पार्टी भी मान गई, क्योंकि उपचुनाव में जीत का रास्ता आजम खां से होकर जाता है। वो प्रभावित तो करेंगे और उनकी नाराजगी से समाजवादी पार्टी वहाँ बस्ती नहीं लगा सकती। और आजमगढ़ मुस्लिम बाहुल्य, तो खान साहब का प्रभाव है भाई उधर, तो ये दोनों दबे की संधि हो रही है। आजम खां के जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव की पहली मुलाकात है। इससे पहले आजम खां लखनऊ पहुंचे, विधानसभा गए, लेकिन अखिलेश से मुलाकात नहीं की और न ही पार्टी की बैठक में शामिल हुए। लेकिन जैसे कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट मिला तो माना जाने लगा कि अब आजम खां की नाराजगी कुछ कम हुई होगी, क्योंकि वो कपिल सिब्बल ही थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में आजम खां का केस लड़ रहे थे और कपिल सिब्बल ही हैं जिनके साथ अखिलेश यादव आजम खां से मुलाकात करने पहुंचे। आदरणीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के एक स्तंभ हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से उनका सम्मान करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने समाजवादी को आगे बढ़ाने में, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो और दोबारा से हम सबके बीच में उसी ताकत, उसी जोश के साथ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाए। अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात पर समाजवादी पार्टी खुश है,
लेकिन आजम खां के जेल में होने के दौरान अखिलेश यादव से नाराज हुए मुस्लिम नेता और धर्मगुरु ये मानने को तैयार नहीं कि आजम खां को अब अखिलेश यादव के साथ रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अखिलेश यादव आजम खां साहब से मिलने के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली पहुंचे और जल्द से जल्द जितनी मुमकिन हो उतनी जल्दी समाजवादी पार्टी से अपने अलग होने का ऐलान करें। उधर बीजेपी को अखिलेश यादव की आजम खां से मुलाकात पर तंज कसने का मौका मिल गया। बीजेपी आजम अखिलेश की मुलाकात में किसी डील की खोज कर रही है। ये जेल, बेल और उसके बाद मेल का ये पूरा खेल है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए लेकिन दिल नहीं मिले। अब हो सकता है कोई डील हुई हो, उसके बाद अब ये दिल मिल रहे हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन अखिलेश और आजम खां के बीच बढ़ी दूरियां दिल्ली में आकर कम हुई, या फिर यूं कहें कि खत्म हुई। या दूसरा सवाल ये कि अभी आजम और अखिलेश के बीच सियासत का कोई दूसरा पन्ना खुलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री तो लगातार जन सुनवाई करते ही हैं, लेकिन अब अधिकारी भी जन सुनवाई कर रहे हैं। और लखनऊ में जन सुनवाई के दौरान फरियादी एक फरियाद लेकर आया जिसमें एक दिव्यांग छात्रा थी जिसको डीएम ने कुछ मिनटों में ही नौकरी का ऑफर दे दिया, जिसे छात्रा ने स्वीकार भी कर लिया। छात्रा आईएएस की तैयारी कर रही है और अब अच्छी नौकरी मिलने के बाद छात्रा बेहद खुश है। मुझे जॉब की ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि मतलब अपने वर्कर्स से कि हाँ मुझे पोस्ट पे रखा जाए एज अ टाइपिंग में। हमारी दिव्यांग बिटिया है प्रीति वर्मा, ये इनकी ये आगे सिविल सर्विसेज की और अन्य जॉब्स की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनको जॉब चाहिए। तो यहाँ इनको तत्काल प्रभाव से हुसैनाबाद ट्रस्ट में लिपिकीय ग्रेड में जहाँ टाइपिंग होती है उस पर रखा भी जा सकता है। इसके लिए एक निर्णय भी लिया गया। और खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के चौराहे पर दोनों समाज के लोग एक स्वर में राष्ट्रगान गाकर एक संदेश दे रहे हैं। कम से कम 24 घंटे में एक बार 2 मिनट के लिए को जाता है, कुछ टीम को जाता है। मैं कृतज्ञ हूँ कि आप ये कार्यक्रम हमारा लगातार पिछले अक्टूबर से चल रहा है और हमारा मेन मकसद जो है अपने छोटे से बच्चे से लेकर और सीनियर सिटीजन तक लेकर जो किसी भी धर्म का है, अपने देश के प्रति जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके सम्मान में किया जाता है और बलिदानी शहीदों को याद किया जाता है। ये गान हम हिंदुस्तानियों की एक पहचान है। अपने देश, अपने वतन के प्रति हमदर्दी और वफादारी का एक अहद है। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस वक्त में पूरे देश में इसकी जरूरत है। और अब जौनपुर से खबर। जौनपुर पहुंची एएसआई की टीम ने अटाला मस्जिद का निरीक्षण किया, फोटोग्राफी भी की। जौनपुर अटाला मस्जिद का वीडियो वायरल होने के बाद ये निरीक्षण किया गया। पूरे मस्जिद परिसर में सभी जगहों की फोटो लेकर टीम वाराणसी के लिए रवाना हो गई। जांच की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। वो तो जरूरी है क्योंकि बीच वगैरह आएंगे अंदर। वक्तव्य देने की बात है, हम लोग इसके अथराइज नहीं है। ये महानिदेशक कार्यालय से नई दिल्ली से हैं, आपको कोई इसके बारे में जानकारी। हम लोग केवल इसके रिपोर्ट जो देंगे अपने ऑफिस को देंगे। डीएम साहब के पास से भी, चाहे सीआरओ साहब से भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस तरह का वीडियो वायरल है। जिस वीडियो का वायरल हुआ तो जैसा कि अभी सीआरओ साहब ने अपना वक्तव्य दिया है वो बिल्कुल सही है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने ये रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल सही है। और प्रयागराज में धूमनगंज थाना क्षेत्र के पीसीएस चौराहे पर दिन दहाड़े बमबाजी हुई है। दो पक्षों में चली आ रही रंजिश को लेकर बम फोड़ा गया है। बाइक पर सवार 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि सड़क पर किसी को चोट नहीं आई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में गैंगस्टर राजू यादव की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर की यह संपत्ति जमानिया थाना क्षेत्र के संबलपुर और कसेरा पोखरा गांव में थी, जिसे पुलिस ने अब कुर्क कर लिया है।
राजू यादव जो सबरपुर कला के हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई हुई, इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 14(1) के तहत उनकी 2 करोड़ 5 लाख से अधिक की जो संपत्ति है उसको कुर्क की जा रही है। अलीगढ़ में महिला आयोग के उपाध्यक्ष का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में अधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए कई गिरोह काम करते हैं। पूरे जिसका गुट बना रहता है, जो यही काम ही करते हैं, कहीं से लूटपाट किया, कहीं लड़कियों के पीछे कहीं रेप है, कहीं कुछ है, इस तरीके के उसमें लगे रहते हैं। और ये जो होते हैं ये इतनी मिली भगत रहते हैं विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, आपको कोई संकोच नहीं बोलने में कि कई डिपार्टमेंट से मिले रहते हैं और जो नीचे तबके के लोग उस डिपार्टमेंट के होते हैं वो इनसे मिल करके ये सब चीज़ों को शेप में देते हैं। और उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, लेकिन लोगों का आरोप है कि बिना नोटिस के घरों को अवैध बताकर गिराया जा रहा है। दरअसल उन्नाव के बीघापुर में सड़क किनारे बने घरों को पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर चला दिया गया और उसे ढहा दिया गया, जिस पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आप लोगों के पूरे घर के रहने के लिए जगह है कहीं नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या कर जाएंगे? रोड पे पैर कर रहे हैं हम लोग, कहाँ रही जाए? जगह नहीं, दूसरे के यहाँ सामान रखा होगा, दूसरे के यहाँ सामान वैसे फोटो खींच कर यहाँ पर ही मैं सामान घर पे सामान सब निकाल के रखा।